हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ मिलती रहे। ठीक, तो देखिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ बनाई है, यहाँ पे मनाई है। तो आपको याद रखना है, तो ये 132वीं वर्षगांठ 132वीं वर्षगांठ यह मनाई गई है। ठीक ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और शिकागो भाषण जब हुआ था वह 1893 में हुआ था, विश्व धर्म संसद में। ठीक, यह भी आपको याद रखना है। और विवेकानंद जी के गुरु का नाम जो था वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस था, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं के नाम पर, इनके गुरु के नाम पर की गई थी 1 मई 1897 को। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। चलिए आगे चलते हैं। और शिकागो भाषण जो हुआ था वो 1893 में हुआ था। ठीक ना, आगे चलते हैं। हाल ही में आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। तो हाल ही में रोकथाम आत्महत्या दिवस यह 10 सितंबर को मनाया गया। ठीक, आगे चलते हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% घटाकर कितना कर दिया गया? तो 5% कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना। ठीक ना, कैंसर की दवाओं पर 12% पहले टैक्स लगता था, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया? तो कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया? तो आपको याद रखना कि यह 11,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये भी आपको याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पी ई ड्राइव योजना के तहत अगले 2 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक ना, यह मंजूरी दी गई है। इसमें इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ठीक, इसका यह प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2 और 3 पहिए वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते ईवी के 3679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, इसमें बात की गई है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। इसको आपको याद रखना है, अगले 2 वर्ष के लिए 10,900 करोड़ की प्रावधान है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत 25 से 9 नवंबर तक कहाँ में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन करेगा? यह नई दिल्ली में करेगा, नई दिल्ली में। ठीक, आगे चलते हैं। किसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु संरक्षण 2024 का खिताब दिया गया? तो ये गुजरात के सूरत शहर को, और उसके बाद जबलपुर को आपको याद रखना है। उसके बाद सूरत के बाद जबलपुर जो कि एमपी का शहर है। उसके बाद तीसरे पे है, ये दूसरे पे आता है। तीसरे पे आता है कौन सा? आगरा। ठीक ना, आगरा यह आता है तीसरे पर, यूपी का। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे सूरत जो है पहले स्थान पर आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब सूरत जीता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको याद रखना, जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, यह आपको याद रखना है। यह महाराष्ट्र में इसको स्थापित करने की बात की है। तो अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ के महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सीपी रामकृष्णन ने, और इन्हें आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा? तो नासिक में खोला जाएगा। इसकी स्थापना नासिक में होगी, यह आपको याद रखना है। ठीक ना, ये देखिए, और महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, और यहाँ की राजधानी मुंबई है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, ये भी आपको याद रखना। तो यह 80% आरक्षण वाले विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जनजातीय विश्वविद्यालय, यह नासिक में खोला जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 9 सितंबर को किस योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 महिलाओं को खातों में 1574 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो यह लाडली बहन योजना के तहत यह जारी की गई है, यह आपको याद रखना है। ठीक ना, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यह आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2024-25 के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना किया गया? तो यह पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना किया गया? तो यह 7% किया गया, और कितना था? तो 6.8% था।
ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। पूर्वानुमान जो है बढ़ाकर 7% किया गया है। आगे चलते हैं। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, युवा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो आपको याद रखना वह एक राजनीतिक हस्ती थे, ये भी आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। यह एक राजनीतिक हस्ती थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो इनकी उम्र जो थी 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ठीक ना। यह माकपा नेता थे, ठीक, पहले यह माकपा नेता हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना। तो यह 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपीएम अपनी यात्रा सीपीएम में अपनी यात्रा शुरू की थी, ये भी आपको याद रखना है। और 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे हैं और 3 लगातार कार्यकालों तक यह इस पद को संभाला है, ठीक ना, यह आपको याद रखिएगा। यहाँ पे बात की जाए तो येचुरी साल 2004 में जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के लिए भी गठबंधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने किसको अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यह आर.एस. शर्मा को यह नियुक्त करने की बात की गई है, ठीक ना, आर.एस. शर्मा को बात की गई है। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 3 सितंबर को, हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो कितने लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी गई? तो यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें यह स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी गई है, तो 5 लाख रुपए की, ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है, ठीक। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा, यह आपको याद रखना है। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना मिशन मौसम को मंजूरी दी गई, तो यह आपको याद रखना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मिशन मौसम की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि वायुमंडलीय विज्ञान में जो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा और जो मौसम पूर्वानुमान और प्रबंधन में सुधार लाना है, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसमें आप याद रखिएगा 2000 करोड़ की रुपए की यहाँ पे मंजूरी दी गई है, ठीक ना, मिशन मौसम के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो आपको याद रखना है, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बाद में जानेंगे। तो यह पहले आप याद रखें, यह फिलिस्तीन ने पहले यह की है। देखिए यह एक क्या है, संयुक्त राष्ट्र क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और यह इसका जो इसमें जो सदस्य हैं वह 193 सदस्य देश हैं इसमें। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको याद रखना है। अगर संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला सबसे हालिया देश जो है नए जो अभी शामिल हुआ है तो वह दक्षिण सूडान है, जो कि 11 जुलाई 2011 को सदस्य बना था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसको आप याद रखें, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो चलिए देखिए आगे नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वां सत्र जो मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो फिलिस्तीन है वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है पूर्ण रूप से, वह को महासभा हाल में सदस्यों के साथ एक सीट आवंटित की गई। फिलिस्तीन दूत रियाद मंसूर, आपको याद रखना है कि जो फिलिस्तीन दूत कौन थे? तो वह रियाद मंसूर थे। और श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीन राज्य टेबल वाली एक मेज पर अपना स्थान ग्रहण किए, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के फिलिस्तीन दूत कौन है? तो रियाद मंसूर है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 2024 में नागालैंड के किन अपार्टमेंट में इनर लाइन लाइब्रेरी लागू हो गई है? तो आपको याद है इनर लाइन लाइब्रेरी लागू हो गई है, तो यह आपको बताना, इसमें याद रखेगा यहाँ पे चुमाओ के दीमा न्यूलैंड और दीमापुर में यह लागू हुआ है, ये भी आपको याद रखना। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए नागालैंड जो राज्य है इसका जो यह 11 सितंबर 2024 को चुमाऊ के दीमा न्यूलैंड और दीमापुर में आई योजना को कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है, ठीक है, कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। अगर नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो,
नेफ्यू रियो हैं। आपको इतनी बातें याद रखना है। अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड को राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 को मिला था। इस दिन नागालैंड जो है राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 जो 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे बताइएगा किया जा रहा है, तो यह आपको याद रखना है। हुलून बुरई में यह किया जा रहा है, जो कि चीन में यह किया जा रहा है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 11 सितंबर 2024 को चीन के हुलून बुरई में राउंड रॉबिन चरण में मलेशिया पर जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई ट्रॉफी चैंपियनशिप के लिए परामर्श लिया है। और चीन की राजधानी जो है वह बीजिंग है, आपको याद रखना है। और चीन के राष्ट्रपति जो है वह शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन की मुद्रा क्या? युआन है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चीन की मुद्रा क्या? युआन है और राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित मिकेनिया माइक्रांथा क्या है। तो आपको बताना है मिकेनिया माइक्रांथा क्या है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए यह एक क्या आक्रामक खरपतवार है, ठीक ना। यह आक्रामक खरपतवार है जो कि बहुत तेजी से, यह पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक खरपतवार है। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें बात की गई है तो देखिए यहाँ पे भारत, यहाँ पे चलिए पहले चलते हैं, यहाँ पे नीचे पहले चलते हैं हम लोग। देखिए मिकानिया माइक्राथा एक आक्रामक खरपतवार है जो भद्रा टाइगर रिजर्व में तेजी से फैला है, जिससे इसकी जैव विविधता को खतरा है। तो आपको याद रखना है कि यह भद्रा टाइगर रिजर्व यह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ पे तेजी से यह फैल रहा है और यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का एक 12मासी तेजी से फैलने वाला चढ़ने वाला पौधा है। ये भी आपको याद रखना है। मिकानिया दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और प्रशांत द्वीपों में आक्रामक है और 1940 के दशक में चाय के बागानों के लिए भारत में इसे लाया गया था। अब यह फसलों और जंगलों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए भद्रा टाइगर की, तो भद्रा टाइगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे भद्रा टाइगर जो कर्नाटक राज्य में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1991 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक, और इसका पुराना नाम जो है यहाँ पे झगड़ा है। यहाँ पे झगड़ा घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपको याद रखना झगड़ा वन्यजीव घाटी अभ्यारण्य, और जो कि 1974 में यहाँ पे भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम यहाँ पे बदला गया था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इसका नाम पहले था 1974 में, ठीक ना। यह झगड़ा था 1974 में, यह इसका नाम बदलकर सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे टाइपिंग, यहाँ पे देखिए 1951 होगा, ठीक ना। यहाँ पे 1951 कर लीजिएगा, जो कि 1951 यहाँ पे 1951 होगा। तभी तो यहाँ पे 1974 में इसका भद्रा नाम जो अभ्यारण्य का नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है 1900 यहाँ पे लिख लीजिएगा 1951 में इसका स्थापना हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और इसका पुराना नाम झगड़ा घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि 1974 में भद्र वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया था। तो आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पे 1951 कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में है। तो आपको बताना नीलगिरी माउंटेन जो रेलवे है वह कहाँ पे है। तो वह तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई। आपको याद रखना है चेन्नई यहाँ की राजधानी है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है यह क्या है? एक का हिस्सा है कुन्नूर रेलवे का स्टेशन का हिस्सा, जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसे बदला जा रहा है। ऊटी टाय ट्रेन के नाम से मशहूर NMR लाइन जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नीलगिरी जिलों में स्थित है। और पलायम से ऊटी तक जो है 45.88 किलोमीटर यह ट्रेन चलती है। ये भी आपको याद रखना है। बात की जाए 1854 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और ट्रेन जो चली थी इसमें 1899 15 जून 1899 को यहाँ पर पहली ट्रेन चली थी। 2005 में NMR को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता दी गई है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सस्टेनेबिलिटी का यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आपको बताना है इसमें याद रखिएगा वो इस्पात मंत्रालय यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यहाँ पे इस्पात मंत्रालय जो है 10 सितंबर को नई दिल्ली में
आयोजित किया गया, यह भी आपको याद रखना है। ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलदली वन्यजीव की खोज की है? तो आपको याद आना, मिरिस्टिका दलदली वन्य की खोज की है तो वह कहाँ पे की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र, आपको याद रखना महाराष्ट्र राज्य में, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण पेश किया है? तो आपको याद है ना, आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम, तो वह किसने किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने, आपको याद है, भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो बात की जाए तो जो SBI फाउंडर ने यह अपने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि वंचित पृष्ठभूमि से जो 10,000 प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और छात्रवृत्ति के तहत 15,000 से 20 लाख रुपए के बीच की राशि प्रदान की गई है। इसमें कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों को अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगर यहाँ पे बात की जाए SBI की, अगर यहाँ पे बात की जाए SBI की, तो SBI की स्थापना अगर पूछा जाए तो SBI की स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी। 1955 से पहले यह इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना। अगर SBI की जो मुख्यालय है तो वह कहाँ पे है? मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, आपको इतनी बातें याद रखना। और अध्यक्ष इसमें कौन है? तो अध्यक्ष आप याद रखिएगा। अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा है, आपको याद रखना है, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। इतनी बातें ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में समाचारों में देखे गए INS मालपे और INS मुल्की किस प्रकार के वर्ग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यह माह है, ठीक ना। यह क्या है? तो मालपे और मुल्की जो है यह क्या है? पनडुब्बी है, ठीक ना, पनडुब्बी है, आपको याद रखना है भारत की, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, INS मालपे और INS मुल्की दो पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान तोप जो भारतीय नौसेना द्वारा कोचिन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है, जो यह मालपे और मुल्की हैं, यह कोचिन शिपयार्ड में इसे बनाया भी गया है और यहीं से लॉन्च किया गया है। तो ऐसे जितने भी शिपयार्ड यह भारत कितने बनाएगा? तो अभी 8 इतने शिपयार्ड बनाया गया है और यह इसमें से 5 शिपयार्ड बन चुके हैं, इसमें से अभी 3 शिपयार्ड बनेंगे। सॉरी, यहाँ पे यह पनडुब्बी बनेगी। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। यह चौथे और पांचवें स्वदेशी रूप से निर्मित है, तो इसमें यह चौथा और पांचवा यह बना है और वे माहे क्लास के और नौसेना के अभय क्लास ASW कॉर्वेट की जगह लेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और वे 78 मीटर लंबे हैं, 78 मीटर लंबे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और 25 नाट की गति तक पहुंच सकते हैं और 1800 समुद्री मील की क्षमता रखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई BPALM रेजिमेंट किस बीमारी से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि यह TB से संबंधित है, ठीक ना, TB से संबंधित है। तो आपको याद रखना, देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए BPALM रेजिमेंट्स की शुरुआत की है। तो आपको इतनी बातें याद रखना। इस रेजिमेंट्स में 4 दवाएं शामिल की गई है और इसमें आपको याद रखना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वह जगत प्रकाश नड्डा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यह BPALM रेजिमेंट्स किस बीमारी से संबंधित है? यह आपको याद रखना है TB। यह इसलिए इसे बनाया गया है, इसमें उन्मूलन, राष्ट्रीय TB उन्मूलन की कार्यक्रम के तहत इसे ठीक किया जा सके, तो TB के जितने भी मरीज होंगे उन्हें ठीक किया जा सके, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो आपको याद, बराक परमाणु संयंत्र ऊर्जा किस देश में है? तो आपको याद रखना है, यह संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक ना, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगर बात की जाए कि यहाँ की राजधानी, तो अबू धाबी है, ठीक ना, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ के प्रिंस कौन है? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन जायद अल नहान, जो अभी हाल ही में भारत में आए हुए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ की अगर मुद्रा पूछा जाए तो मुद्रा क्या है? तो रियाल है, ठीक ना, रियाल यहाँ की मुद्रा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायनेसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है?
तो आपको याद है ग्लोबा टाइनेसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है, तो आपको याद रखना है यह अदरक परिवार के पौधों की प्रजाति नई प्रजाति है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। देखिए जो यह मेघालय के डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज क्षेत्र में दो नई अदरक प्रजाति ग्लोबा टाइनेसिस और ग्लोबा जनकिया की खोज की गई है। अपने फूलों की गति के कारण इसे क्या कहा जाता है, डांसिंग गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। और पौधे अदरक परिवार के सजावटी पौधों के ग्लोबा वंश के से संबंधित है। तो आपको याद रखना सजावटी पौधे के ग्लोबा वंश से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना। अगर बात की जाए मेघालय की, तो यहाँ पे मेघालय राज्य है। तो मेघालय राज्य की बात की जाए तो मेघालय राज्य की राजधानी क्या है, तो शिलांग है, ठीक ना। शिलांग यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है विजन नेक्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह कपड़ा मंत्रालय ने, किसने, कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें देखिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारत को वैश्विक फैशन लीडर बनाने के लिए विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इससे केंद्रीय जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने 5 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। विजन नेक्स्ट पोर्टल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। तो आप इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न करते हैं, और आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच आप सभी को।